जय हिंद साथियों, मैं राजा बाबू तैयार हूं आज की क्लास लेने के लिए आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं बड़े ही जोश के साथ जिस तरह मैं इस क्लास में खड़ा हूं आप सभी लोग भी क्लास को लेने के लिए बेताब होंगे। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन आप सभी लोगों से ये कहता हूं कि हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और जो लोग इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, और जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो उनके पास तक संविधान के ज्ञान के लिए, संविधान की जानकारी के लिए यह क्लास अवश्य पहुंचाएं। पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है मैं खुद इस चीज को समझ रहा हूं और आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि उन तीनों क्लासों में आवाज का इशू हो रहा है, समझने में शायद समस्या आ रही है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि आगे आने वाली क्लासों में धीरे धीरे मैं उस पाठ्यक्रम को दोहरवा दूंगा। आपको इस चीज की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी, यह आभास नहीं होगा कि पिछली 3 क्लासें हमारी बिल्कुल खराब हैं। फिर से रिस्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि जो भी हम पढ़ेंगे साथ ही साथ रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और इसी के साथ मैं 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे हमको ये पता लग सके कि कितने लोग हमारी क्लास को देख रहे हैं और उनमें से कितने लोग सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो कॉपी पेन पेपर साथ में लेकर बैठे तो लिख सकते हैं। संविधान के भाग 20 में किस बिंदु के या किस विषय के बारे में प्रावधान किया गया है? दूसरा क्वेश्चन, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद कितने से कितने तक वार्ता की गई है? क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आपात या आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? और क्वेश्चन नंबर 4, एक छोटा सा बहुत इजी सा क्वेश्चन रख लेते हैं कि क्या रखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? इन 4 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे कि हमें लगे, यह अंदाजा हो सके कि आप लोग किस स्तर से पढ़ाई कर रहे हैं। खैर, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करा दे रहा हूं, आज की क्लास में हमने अब तक संविधान को जो 25 भाग हैं उनमें बांटा था। एक बार उनको चलते चलते आगे बढ़ते पढ़ ले रहे हैं। संविधान का कुल 25 भाग अनुच्छेद 395 तक थे। पहला भाग था हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक थे। दूसरा भाग हमारा था नागरिकता, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। तीसरा भाग था हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या बुनियादी अधिकार, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। चौथा भाग था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। चौथा भाग था हमारा, उसके बाद इसी में एक अलग से 4th A जोड़ा गया है, इसका पार्ट 4 का या 4A, जिसमें राज्य के या व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51A। भाग 5 में आपके आते हैं संघ सरकार, और संघ सरकार आपके अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकारें हैं। भाग 6, भाग 7 में आपकी आती है पहली अनुसूची के खंड खा के कुछ प्रावधान है राज्य के लिए, वो निरस्त किए गए हैं। आर्टिकल 238 वो हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा आता है भाग 8 में आते हैं आपके संघ शासित क्षेत्र, जिनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। अनुच्छेद 239 से 242 तक, 242A तक है। भाग 9 में 3 भाग है, एक भाग 9 है, भाग 9A है, भाग 9B है। भाग 9 में आपके आती हैं पंचायतें,
जो अनुच्छेद आते हैं 243 से 243 ओ तक। भाग 9A में आती हैं आपकी नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। और भाग 9B में आती हैं आपके सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 जेड आई से लेकर जेड टी तक। उसके बाद भाग 10 में आपके आते हैं अनुच्छेद 244 और 244 ए, दो अनुच्छेद आते हैं। और ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है कि कहां कहां इनकी परिभाषा, मतलब कहां कहां ये लोग हैं। हम आज इतना ही पढ़ेंगे, अन्यथा हमारी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ध्यान दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास ज्यादा लंबी ना हो जी। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसकी परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। और अनुच्छेद 1, 2 और 3 में क्या प्रावधान है, क्या परिभाषा लिखी है, वो बताया था। एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा, मैं चलते चलते आपको बता दे रहा हूं। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि संघ भारत अर्थात इंडिया संघ राज्यों का एक संघ होगा। दूसरे में था भाग 2 में कि कैसे संसद या संघ नए राज्य को बनाएगी या उसका प्रवेश संघ में करेगी या मिलाएगी। तीसरे में था दो से अधिक राज्यों या एक से अधिक राज्यों को मिला करके एक का हिस्सा दूसरे को दे करके, दूसरे का हिस्सा एक में मिला करके, या दोनों को मिला करके नया तीसरा या नए दो, कुल मिला करके नए राज्यों की या पुराने राज्यों की बोले तो सीमाओं में घटाबढ़ी करना, उनके आकार में घटाबढ़ी करना, उनके क्षेत्रफल में या उनके नाम में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 मैंने बताया था, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 5 में थी नागरिकता, क्योंकि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। तो भाग 5 में संविधान के आरंभ पर नागरिकता का प्रारंभ था। संविधान जब बना वहां से जो भी लोग भारत में रह रहे थे उनकी नागरिकता प्रारंभ मानी जाती थी, उससे पहले नागरिकता का कोई मतलब। और एक तथ्य मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको संविधान पढ़ना है तो संविधान पढ़ते समय आप संविधान बनते समय की हालात और परिस्थितियों को अपने ध्यान में रखिएगा, अन्यथा आप संविधान को सही से नहीं समझ पाएंगे। संविधान में ये भाग 2 में अनुच्छेद 5 जोड़ा गया है, वो इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि उससे पहले हमारे पास नागरिकता नहीं थी, क्योंकि हमारे पास खुद का अपना राष्ट्र नहीं था, हम गुलाम माने जाते थे, गुलाम थे। राष्ट्र था हमारा, भारत देश था, लेकिन आजाद नहीं था, तो हम खुद की नागरिकता हमारे पास नहीं थी, इसलिए संविधान बना और उस दिन से नए सिरे से नागरिकता मिली। भाग 6 और 7 में थी पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए, 7 में थी भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता। प्रोविजंस उसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है। जितना इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करूंगा कि वो हम लोग इसमें पढ़ें, और अगर हमें इसके बाद दोबारा ये बैच पूरा होने के बाद मौका मिला तब मैं फिर इस क्लास को निःशुल्क लेकर के आऊंगा और डीपली पढ़ाऊंगा गहनता के साथ कि किसमें क्या परिभाषित है, किसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। अभी थोड़ी समय की बाउंडेशन है, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, ये हमारे लिए समस्या का विषय है। भाग 8, 9, 10 और 11 इसी तरह से नागरिकता से संबंधित थे। फिर भाग 3 मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे संभावना है कि आपके लिए कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाए। भाग 3 में आती है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी अधिकार। इसमें मैंने आपको बताया था 6 तरह के अधिकार होते हैं। सबसे पहले आता है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2। नंबर 3 आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। और नंबर 6 आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैंने कल कुछ शायद बताया भी था, मुझे याद आ रहा है, समानता के अधिकार के बारे में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। समानता का जो हमारा अधिकार है, समानता का अधिकार, इसमें आपके अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आते हैं। और मैंने एक प्रश्न, मुझे याद आ रहा है, मैंने एक प्रश्न आपको और भी बताया था कि भाग 12 जो है आपका भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक होता है। तो ये 14 से शुरू हो रहा है, तो 12 और 13 कहां गए? मैंने आपको कल बताया था
भाग 12 में, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है किसकी? राज्य की, कि राज्य क्या होता है, क्योंकि इसमें राज्य शब्द बहुत रिपीट किया जाएगा, तो उसमें राज्य शब्द की परिभाषा है। और भाग 13 में संसद की शक्तियां हैं, या संसद की, हाँ कह सकते हैं शक्तियां ही हैं, हर वह विधि जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करे, उनके असंगत हो, लोगों से उनके बुनियादी हक छीने, जो भी विधि, जो भी कानून, जो भी नियम, जो भी अध्यादेश ऐसा होगा, उसकी सारी जो भी शक्तियां हैं वो शून्य मान ली जाएंगी, छीन मान ली जाएंगी, अर्थात उसका मतलब जीरो होगा। दैट मीन्स कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनना आसान नहीं है, आसानी से नहीं छीना जा सकता, छीना जा सकता है लेकिन कुछ उसके विशेष प्रावधान है, वो डीपली जब हम पढ़ेंगे, दोबारा मौका मिलेगा तब हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से जान पाए। खैर, 14 से 18 समानता का अधिकार, इसमें 14 से 18 में देखिए, पहले आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 अधिकार आपके आते हैं। सबसे पहले मैं कम से कम शब्दों में लिखूंगा और बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ पाए आप लोग। 14 में आता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष, ध्यान रखिएगा, विधि मतलब कानून। पहले मैं लिखे देता हूं, विधि के समक्ष समता। 15 में आपका आ जाता है, ये विधि के समक्ष है, ये आपका है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। भाग 16 में भाग ध्यान आ रहा, अनुच्छेद 16 में आपके लिए आ जाता है समता, और ये आ जाता है आपके लिए नियोजन, लोक नियोजन या सरकारी नियोजन, या हम कहें तो सरकारी सेवा, नौकरी। 17 में आपका आ जाता है अनटचेबिलिटी, जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता या छुआछूत। 18 में आता है उपाधियों का अंत। तो ये आपके 18 समानता के अधिकार है, 14 से 18 तक। पहला, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, जो हमारा आर्टिकल 14 है उसका अर्थ होता है समता, यानी कि विधि के समक्ष समता या विधि के सामने समानता। अमीर हो गरीब, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जो और आपका अधिकारी, कर्मचारी, प्रधानमंत्री, चौकीदार, जो भी है, जितने भी आपके क्राइटेरिया हैं दिखाने के, ये साबित करने के कि ये ऊंचे नीचे हैं, इनमें अंतर है। तो विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी के लिए वही कानून लागू होता है। कुछ विशेष प्रावधान है, चलते चलते मैं बता दे रहा हूं, डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि समय सीमा है। राज्यों के राज्यपाल और भारत संघ के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनके लिए इस प्रावधान से हटा करके रखा गया है। संविधान में विशेष प्रावधान है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। जैसे कि अगर उन पर कोई उन्होंने कोई भी कार्य किया, उसको किसी भी न्यायालय में विचारण नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का वाद, अगर केवल एक कंडीशन में वाद, वो भी सिविल वाद अगर दायर करने की कभी कंडीशन आती है, तो उनको सूचना देने के 2 महीने के बाद ही वाद दायर किया जा सकता है, अन्यथा उनके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई यह कहा जा सकता है कि न्यायालय में कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा। तो ये थी हमारी समता या समता का अधिकार। 15वां था धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद हम नहीं करेंगे। मैंने बताया था कि उस समय को याद रखिएगा, उस समय को कब को, जब हम संविधान बना था, तो 1947 में पहुंचे 46 में। आपको अच्छे से याद होगा कि उस समय हमारे जो भारत था, भारतवर्ष में 4 तरह के हमारा धर्म था, वर्णाश्रम में उसमें बटा हुआ था कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, उस कैटेगरी में बटा था। कोई था कि मैं फला राजा का खानदानी हूँ, उस मूल वंश से संबंध रखता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा मतलब माना जाता था। और कोई गरीब जात से था, शूद्र था, तो उसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जाति से था, महिलाओं के लिए उतने अधिकार नहीं थे, वोटिंग वगैरह भी उस समय महिलाओं के लिए नहीं थी, घर से निकलना दूभर था, केवल घर के कामकाजों में था। और जन्म स्थान
पता लगा कोई आदिवासी है, कोई किसी जगह जन्मा है, तो उसको उस तरह से हम नहीं देखते थे, उसको उतना अधिकार नहीं देते थे। तब संविधान बनाने वालों ने यह अधिकार दिया था कि धर्म की, और एक शब्द मैं आपको बताऊं, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है केवल। कर सकते हैं हम, लेकिन केवल इन चीजों को विभेद नहीं करेंगे। मतलब धर्म के आधार पर हम किसी का धर्म नहीं देखेंगे, किसी का मूल वंश है कि किस खानदान से, कि कौन चौरसिया खानदान से है, कौन महाड़ खानदान से, कौन मोराव, मतलब ये कि मतलब आप हो सके पर्टिकुलर कि हमारा नाम ले रहे हैं, मैं किसी का भी बता रहा हूं कि कोई किसी भी मूल वंश से हो, किसी जात से हो, किसी लिंग से हो, उसका कोई भी लिंग हो, कोई कहीं कहीं जन्मा हो, आप उसके लिए केवल इनमें से किसी को लेकर के आप उसके साथ पक्षपात या विभेद या कहें तो अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रावधान है, जैसे कि ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान लाया गया है, या पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के लिए है, महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य के लिए प्रावधान किए हैं कि राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम करेगा, तो वो बात की। लेकिन एक शब्द जुड़ा हुआ है कि केवल इस आधार पर नहीं करेगा, उसमें जुड़ गया कि महिला और बच्चे के लिए करेगा, राज्य करेगा, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं, कर सकता है, लेकिन केवल ये नहीं कि हाँ केवल जाति के आधार पर कर दें, कि केवल लिंग के आधार पर। अपेक्षा करता हूं कि समझ गए होंगे, और जैसा भी रहा करे क्लास पढ़ते समय, तो आप उसको कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपके अंतर्भाव आ रहे हो, तो उससे हमको पता लगेगा कि आप क्लास को कितना ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम उसी तरह के सुधार करें। कमेंट करना बहुत जरूरी है, आपके विचार हमारे पास तक तभी पहुंच पाएंगे कमेंट के माध्यम से। नियोजन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बोले तो सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियां जो भी हैं, उसमें हम जब भी किसी व्यक्ति को हायर करेंगे, नौकरी का अवसर देंगे, नौकरी देंगे, तब हम उसमें समानता का अधिकार रखेंगे। किसी को धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर नहीं रखेंगे कि तुम उस कास्ट से बिलोंग करते हो इसलिए तुम्हारे लिए यह पद नहीं बना, ये जनरल मैनेजर का पद है तो यह किसी हाई कास्ट वाले के लिए है, या ये फोर्थ क्लास का पद है, या चपरासी का है, या अर्दली का है, तो ये किसी निम्न जाति के व्यक्ति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी भी तरह का विभेद नहीं करेंगे। जो व्यक्ति जिसके लिए योग्य है हम उसके लिए रखेंगे। और यह तीनों शब्द मैं आपको बताऊं, ये तीनों आप कहीं दूर न जाकर के उस समय की घटना को याद करके संविधान के निर्माता हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जाति, नियोजन और अस्पृश्यता, क्योंकि हमारे बाबा साहेब उस समय महाड़ जाति से संबंध रखते थे, जो उसमें निम्न जाति में आती थी, और वो हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी एक विद्यालय में पढ़ाने गए, एज अ प्रोफेसर पढ़ाने गए। पढ़ाने के बाद वो, क्योंकि वहां पर सभी हाई कास्ट के टीचर्स थे, साथ में वहां स्टाफ का पानी होता था पीने का, तो जिस घड़े से बाकी स्टाफ पानी पीता था, उस घड़े से पानी लेकर गिलास से हाईली प्रोफाइल्ड, हाईली एजुकेटेड बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पानी नहीं पी सकते थे, उनके साथ बैठकर कोई बात नहीं करता था। तो वो इन तीनों चीजों में अंतर था, ये तीनों चीजें उस समय विद्यमान थी। धर्म, जाति थी, जाति के आधार पर उनके साथ विभेद होता था, नियोजन में विभेद होता था कि ये महाड़ जाति का या नीच जाति का व्यक्ति हम लोगों के साथ बैठकर पढ़ाएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। और अस्पृश्यता, छुआछूत होती कि नहीं ये निम्न जाति का, ये हमारे मटके से पानी लेकर नहीं पी सकता, या हमारे गिलास से पानी नहीं पी सकता, अपना पानी अलग लाए। या कोई व्यक्ति आता था, अर्दली को बुलाया जाता था तो चपरासी को, तो वो चपरासी उनके हाथ में इस तरह से वो हाथ करते थे तो उनके हाथ में पानी दिया जाता था। तो ये चीजें उस समय होती थी। क्या अगर चपरासी से पानी के साथ साथ कोई फाइल मांगी गई तो फाइल मांगने के साथ साथ पता लगा तो उसने फाइल को पटक दिया, तो वो चीज उस समय हमारे सामने आती थी। एक उसके बाद 18वां आर्टिकल जो हमारा आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में प्रावधान उन्होंने किया है कि लोगों को उस समय होती थी कि राय बहादुर, राय साहब, कैसर हिंद, इस तरह की उपाधियां होती थी कि सूबेदार या फलाने, जो भी मतलब उपाधियां होती थी, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। लोग उन उपाधियों से लोगों में बराबरी नहीं हो पाती थी, लोग एक दूसरे से बड़ा या छोटा महसूस करते थे कि अरे ये तो राय बहादुर है, कि मैं राय बहादुर हूं तो मेरे साथ नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से ये इन्होंने 5 समानता के अधिकार इसमें रखे हैं, आर्टिकल 14 से 18 तक। उसके बाद दूसरा जो आपका मौलिक अधिकार आता है, समानता के बाद आपका दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आता है। इसमें आते हैं आपके ये 4 अधिकार आते हैं। इन चारों में सबसे पहले आता है 19 वाक अभिव्यक्ति, इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह के अधिकार आएंगे। 20 जो आपका आता है वो आता है आपका अपराध के लिए दोष सिद्धि आदि से संबंधित आएगा। 21 जो आपका आता है आर्टिकल 21 आएगा आपके लिए, और ये बहुत बड़ा है अगर आप इसको विस्तार से पढ़ते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 21A आएगा शिक्षा का अधिकार, और 22 आपका आ जाएगा गिरफ्तारी या बोलते हैं इसमें एक दूसरा शब्द आता है निवारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव। तो ये 4 अधिकार आपके आते हैं। आर्टिकल जो आपका 19 है वाक अभिव्यक्ति, इसमें लगभग 11 चीजें हैं। बोलने की, अपनी भावनाएं व्यक्त करने की, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, इस तरह की बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जो आपको भाग 19 में दिखाई देंगी। आजादी, आपके जो मूल राइट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है 19 और 21, और 21 को बाद में बढ़ा करके इसमें 35 आर्टिकल अलग से 35 चीजें जोड़ दी गई हैं। तो 19 आपका हो गया। उसके बाद आता है आपका 20, आर्टिकल 20, ये रहता है दोष सिद्धि से संबंधित। दोष सिद्धि का मतलब है इसमें 3 चीजें जुड़ी हुई है। तीन चीजें दोष सिद्धि में जोड़ी गई है। सबसे पहले तो आती है कि जब किसी व्यक्ति ने जो क्राइम किया है, मान लीजिए किसी ने 1990 में क्राइम किया, और उसने जो भी क्राइम किया है उस टाइम पर उस क्राइम के लिए जो नियम था, जो कानून था, उसका ट्रायल उसमें होगा, और उसी धारा में उसमें उस समय जितनी भी सजा होगी उसको वही सजा दी जाएगी। यदि आज के समय में उसको नियम को बदल करके 10 या 20 साल 30 साल बाद पता लगा कि उस समय 500 रुपए का जुर्माना था तो 500 रुपए की वैल्यू बहुत थी, आज वो जुर्माना 5 लाख है, तो आज का जुर्माना 5 लाख नहीं होगा, उस समय से ध्यान में रखते हुए वो होगा। दूसरा ये होगा कि एक व्यक्ति को एक मामले में एक ही बार अभियोजित किया जा सकेगा और एक ही बार सजा दी जा सकेगी। यह नहीं कि आपने आज मारपीट या मर्डर का मुकदमा लिखा है, उसको आजीवन कारावास हुआ, वो 15 साल बाद छूटकर जमानत पर जैसे भी आया, आपने फिर लिखवा दिया दूसरे थाने में कि साहब उसने मेरे बेटे का फला तारीख को 20 साल पहले मर्डर किया था, इस पर मुकदमा चलाया जाए। तो ऐसा नहीं हो, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकेगी। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, खुद के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकेगा। उसको ये मजबूर नहीं किया जा सकेगा कि नहीं तुम बोलो कोर्ट में जाकर के हाँ साहब फला का मर्डर मैंने किया है और इस कारण से मेरे पास देखिए सबूत है, मुझे सजा दीजिए। वाद्य नहीं किया जाएगा, ये उसकी स्वतंत्रता रहेगी। तो ये उसकी स्वतंत्रता है कि जो भी इसमें 3 प्रावधान आपको बताए। अगला आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका निजता का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, भारत के बाहर जाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में डालते हैं, जो लगभग 35 से जब कभी डीपली हमें मौका मिलेगा या कल संडे की क्लास में हम कोशिश करेंगे इनको डाल दें। उसके बाद एक ये है 21, इसको ध्यान से समझिएगा, ये ज्ञान के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार है। 21A है तो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ए लगा है तो ये अमेंडमेंट में लाया गया है, मूल संविधान में नहीं रहा है। शिक्षा का अधिकार वो उसमें डाला गया है अनुच्छेद 35 में, जो कि आते हैं अनुच्छेद 35। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप,
अनुच्छेद 35 आपका आता है 45 में, जो आता है आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जो आते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स, राज्य के नीति निर्देशकता। तो ऐसे इसमें ऐसे प्रावधान है जिसमें राज्य चाहे तो करे, मतलब राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है कि राज्य यदि चाहे तो ऐसा करे। तो ये शिक्षा जो थी अनिवार्य शिक्षा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में थी। बाद को इसमें संशोधन करके इसको अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ला करके 21A में जोड़ा गया कि ये राज्य की जिम्मेदारी कर दी गई कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे की अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए बच्चे को शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है, उसका मौलिक अधिकार है। और राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक उसे शिक्षा दे। और साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया था आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये अभिभावक जो शब्द है, माता पिता बच्चे के, ये उसका मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को यदि 6 से 14 वर्ष तक के बीच में आता है तो उसको शिक्षा दिलाए। याद रखिएगा ये बुनियादी शिक्षा है। अनिवार्य शिक्षा के अलग से परिभाषित भी किया गया है। अनिवार्य शिक्षा है जो आपकी स्कूलिंग बोलते हैं, इसमें आपका उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, BSc MSc जो भी है आपके एकेडमीज, वो शामिल नहीं होंगे यूनिवर्सिटीज, केवल उच्च शिक्षा नहीं है, आपकी अनिवार्य शिक्षा शामिल है। तो ये आर्टिकल 21A में इसलिए जरूरी है। और आर्टिकल 22 में आते हैं आपकी गिरफ्तारी और निवारक। ये दो चीजें हैं। गिरफ्तारी का मतलब होता है अरेस्टिंग, निवारक का मतलब होता है प्रिवेंटिव। इसमें भी एक तरीके से अरेस्टिंग ही होती है, लेकिन ये रहेगी आपकी किसी भी मामले में जब आप किसी भी कोई अपराध करते हैं तो ये अपराध से संबंधित होती है। और निवारक जो प्रक्रिया रहती है वो निवारक प्रक्रिया आपकी रहेगी जब कोई संभावना रहे कि आप ऐसा अपराध करने वाले हैं। इसको स्पेशली तब समझेंगे जब कोई चुनाव होने वाला हो तो लोगों को हम मीटिंग वगैरह स्थगित करके उनको नजर कैद वगैरह कर देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो रहती है निवारक रहती है। तो इसमें स्टेट के पास पावर रहती है कि जब चाहे लोगों को, पहले तो अगर किसी ने अपराध किया है पकड़ेगी, अरेस्ट करेगी, उस पर मुकदमा चलाएगी, जेल भेज देगी। निवारक अगर लगेगा कि हाँ ये लोग कोई भी उल्टा सीधा समूह बना करके या कोई भी समिति बना करके कोई अपराध कारित कर सकते हैं तो उसके लिए निवारक कर देगी, पहले से मुचल के भर देगी, प्रावधान कर देगी कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे या अरेस्ट करेंगे। तो उसमें कुछ चीजों में इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि कब कब व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या निवारक उसका नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार तो उसे किया जाएगा, लेकिन एक ही मामले में 2 बार पता लगे गिरफ्तार कर लिया, अभी गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, वो जमानत पर फिर गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। और निवारक में किस किस कंडीशन में उसको निवारक नहीं किया जा सकता, निवारित किया भी गया है तो उसको कब से कब तक किया जाएगा। पहले 3 महीने का टाइम था, फिर उसमें 2 महीने का टाइम कर दिया गया है, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इतना समय आप लोगों के पास नहीं है, तो आज समय के कमी के अभाव के कारण फिर रह गए। खैर PDF उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मिल गई होगी, उस PDF को आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम कल जो भी रह गया है मूल अधिकार कल पूरे कर देंगे। धन्यवाद।